इस चैप्टर में बात की गई है भारत के एक महान राजा जिसका नाम है बालक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके बारे में इसमें बात की गई है। कौन थे ये राजा, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पूरे समझेंगे। और इस चैप्टर के राइटर है जयशंकर प्रसाद। भारत के एक जाने माने राइटर है और जाने माने लेखक भी कह सकते हैं हम उसे। उस समय उनका जन्म सन 1889 में यानी कि 1889 में हुआ था। और कहाँ जन्म हुआ था? काशी में, वाराणसी, भारत का एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शहर वाराणसी में। तो उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। इस चैप्टर में बात की गई चंद्रगुप्त के बचपन की। ये चंद्रगुप्त कौन थे तो उसके बारे में भी हम समझते हैं। तो चंद्रगुप्त भारत के एक बहुत ही फेमस राजा थे। भारत के जितने भी प्रसिद्ध राजा हुए ना, उनमें से सबसे शक्तिशाली राजा और सबसे ज्यादा जिसने पूरे भारत को कैप्चर किया था, पूरे भारत को अपने कंट्रोल में लिया था। अब चंद्रगुप्त कब हुए थे वो पहले समझो। तो चंद्रगुप्त राजा आज से तकरीबन 2350 साल पहले यानी कि 2300 साल पहले हुए थे। बिफोर क्राइसिस हम कहते हैं ना, यीशु ख्रिस्त हुए उससे भी पहले। और वो कहां पर हुए थे तो कहा जाता है मगध देश के आसपास का कोई जगह रही होगी, वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उनकी बचपन की बात इसमें बताई गई थी। उनके गुरु कौन थे तो भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु आचार्य चाणक्य उनके गुरु थे। और उन गुरु की पढ़ाई से, उन गुरु की शिक्षा से चंद्रगुप्त बालक से एक बड़ा महान राजा बना। वो बात आप भारत के इतिहास में कहीं भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब में भी आप वीडियो देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत सारे उनके वीडियो मिल जाएंगे। तो इन्हीं के जीवन का एक प्रसिद्ध प्रसंग है, एक कहानी है, उनकी जीवन की एक घटना कि उनके यहाँ पर उस समय चंद्रगुप्त जब राजा बना उससे पहले एक राजा था मगध का। मगध यानी कि आज का बिहार, और बिहार की राजधानी है पटना जिसका पुराना नाम है पाटलिपुत्र। तो वहां का राजा था राजा दनानंद, जो वहां का बहुत ही प्रसिद्ध राजा हो चुका है। उन्हीं राजा के राज में चंद्रगुप्त हुए थे और उन राजा को हराकर खुद राजा बने, वो पूरी कहानी है। लेकिन इसमें बहुत ही एक छोटा सा प्रसंग लिया गया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे क्या है लिखा है। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भी भारत के एक महान सम्राटों में से एक थे। यानी कि भारत के जितने भी फेमस राजा हुए ना, बहुत ही प्रसिद्ध राजा, उनमें से एक चंद्रगुप्त मौर्य है। अपने शासन काल में उन्होंने अलग अलग बिखरे भारत को एक सूत्र में पिरोया था। यानी कि जब चंद्रगुप्त राजा बना तो पूरा भारत एक नहीं था। भारत में 18 जनपद यानी कि 18 अलग अलग बड़े राज्य थे। तो उन सभी राजाओं को जीतकर अपने कंट्रोल में लाया था और पूरा भारत बनाया था। उनका राज्य कहां तक था तो आज का तो आप देख लो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारा पूरा भारत था। तो वहां तक उनका राज्य था। इन्हें रणनीति और महारथी आचार्य आचार्य चाणक्य का साथ मिला था। यानी कि उनके गुरु कौन थे? आचार्य चाणक्य। वो सारी योजना बनाते थे और चंद्रगुप्त वहां पर लड़ने जाते थे। वो सारी बात इसमें कही गई है। आगे आगे बताया गया है कि चंद्रगुप्त ने यूनानी सम्राट सिकंदर का भारत को अपने साम्राज्य में मिलाने का सपना चकनाचूर करके उसे भारत से विदा लेने पर विवश कर दिया था। जब चंद्रगुप्त राजा था तो उस समय पूरी दुनिया में सबसे फेमस राजा था सिकंदर, अलेक्जेंडर जिसे कहा जाता। उसने आधी से ज्यादा पृथ्वी पर यानी कि दुनिया पर अपना राज स्थापित किया था। और उसका सपना था सोने की चिड़िया कहे जाने वाले पूरे भारत को जीतना। और उस सपने को चकनाचूर यानी कि सिकंदर
जब भारत आया तो पंजाब में एक राजा था पोरस, उससे उसकी लड़ाई होती है और उससे प्रभावित होकर अब वो खुद नहीं लड़ता, अपनी सेना, उसका एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसको छोड़ के खुद वापस चला जाता है और उसे आज्ञा देता है कि तू पूरे भारत को जीत ले। तो उस सपने को सिकंदर ने के सपने को चंद्रगुप्त मौर्य ने चकनाचूर किया, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने 2 बार हराया था और भारत से वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। और हराकर इतना मजबूर कर दिया था कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी एक थी हेलेना, जिसका ब्याह भी यानी कि जिसकी शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उसे करनी पड़ी थी। तो ऐसा राजा था बालक चंद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जब बड़ा बना तो बड़ा महान राजा बना। आगे इस पाठ की बात करते हैं। तो चंद्रगुप्त बचपन में ही साहसी थे, उनकी सोच अनोखी थी, उनके कारनामे चौंकाने वाले थे। एक दिन राजा प्रजा का खेल खेल रहे थे तो चंद्रगुप्त पर आचार्य चाणक्य की नजर क्या पड़ी। चंद्रगुप्त का तो जीवन बदल गया। चंद्रगुप्त ने निडर स्वभाव की झलक इस ऐतिहासिक कहानी से मिलती है। तो बात इस पाठ की करते हैं। तो पाठ में उस समय का प्रसंग ऐसा होता है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आ रहा है तो उस समय आचार्य चाणक्य जो तक्षशिला के आचार्य थे, तक्षशिला नाम की विश्वविद्यालय, बहुत ही बड़ी फेमस विद्यालय है वो, जो अभी लाहौर के आसपास यानी कि हाल के पाकिस्तान में, उस समय तो भारत का ही था वो, पंजाब में था वो। तो वो भारत को बचाने के लिए, बहुत ही बड़े देशभक्त थे चाणक्य, तो भारत को बचाने के लिए वो धनानंद के पास यानी कि मगध का जो राजा होता है धनानंद, उसके पास मदद मांगने के लिए आ रहे थे। और क्योंकि धनानंद उस समय भारत का बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजा था, उसके पास बहुत ही बड़ी सेना थी। अगर वो साथ देते तो सिकंदर कभी भारत घुस ही नहीं सकता था, भारत को हरा ही नहीं सकता था। तो इसलिए वो धनानंद के पास मदद मांगने के लिए आ रहे। लेकिन धनानंद क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लोभी होता है, वो स्वार्थी होता है, वो अपने सिवा किसी और की उसे पड़ी नहीं होती कि सिकंदर आए तो मुझे वो हरा सकता नहीं, दूसरे राज्य को हरा ले तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ऐसा होता है। और वो आचार्य चाणक्य की बात न मानकर उनको अपमानित करके, उनका अपमान करके अपने राज्य से निकाल देते हैं। तो फिर क्या, आचार्य चाणक्य को बहुत गुस्सा आता है और वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं धनानंद को उसके वंश के साथ इस राज्य से उखाड़ फेंकूंगा, यानी कि उसका राज्य रहने ही नहीं दूंगा, मैं इस राज्य पे मैं नया राजा बिठाऊंगा, ऐसा वो सोचते हैं। और ऐसे धनानंद को चुनौती देकर उस राज्य से निकल जाते। अब चुनौती तो दी, लेकिन अच्छा राजा तो चाहिए, उनके पास दिमाग था, लेकिन अच्छा राजा बन, खुद राजा नहीं बनने वाले थे, दूसरे को राजा बनाना था। तो ऐसी सोचकर एक नए राजा की खोज में निकल रहे होते। तो उसी समय एक जगह पर वो जब पहुंचते हैं तो वहां पर चंद्रगुप्त बहुत उस समय बच्चा होता है और वहां पर वो चंद्रगुप्त अपने उम्र के बच्चों के साथ खेल रहा होता है, राजा राजा बनकर वो खेल रहा है, खुद राजा बना है, अपने दोस्तों को प्रजा बनाया है। और वहां पर चंद्रगुप्त एक सभा में न्याय करता है। तो ये सारी बात आचार्य चाणक्य अपनी नजर से देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं और उसे चंद्रगुप्त में एक महान राजा के लक्षण दिखते हैं कि ये बालक अच्छा राजा बन सकता है। तो फिर क्या होता है, उस बालक के घर जाते, उसकी माँ के पास से उस बच्चे को अपने साथ ले जाते और उसे पढ़ाते, सिखाते, लड़ना सिखाते, राजनीति क्या होती है, राज कैसे किया जाता है, वो सब कुछ सिखाते। और फिर कई सारे राजाओं की सहायता से धनानंद पर वो आक्रमण करता है जब बड़ा होता है ना, और धनानंद को अपने राज्य से उखाड़ फेंकता है और मार देता है और खुद राजा बनता है। तो ये सारी बहुत लंबी बात है, लेकिन इस चैप्टर में जो बात की गई हम अभी फिलहाल इसी में ध्यान केंद्रित करेंगे। क्या कहते हैं कि पाटलिपुत्र नगर के प्रांत में पिपली कानन के मौर्य सेनापति का एक विभवहीन गृह था। कि पाटलिपुत्र यानी कि आज का पटना, नगर के प्रांत में यानी कि नगर के बीच में
पिपली कानन के, यानी कि उसके अंदर एक दूसरा गांव था, पिपली कानन के मौर्य सेनापति का, यानी कि मौर्य का सेनापति यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता, उनके सेनापति का एक विभवहीन, यहाँ के वहां पर बहुत ज्यादा वैभव नहीं था, बहुत ही गरीब इंसान का घर था वो, गृह यानी कि घर, महापद्मानंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मैंने अभी आपको बना कहा धनानंद, उसका एक दूसरा नाम था महापद्मानंद, मगध का राजा। उनके अत्याचार से पूरा मगध डर रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन किसी प्रकार कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था तो कई लड़के, एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था तो कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा। उन्हीं लड़कों में से वह कभी किसी को घोड़ा, किसी को हाथी बनाकर चढ़ता और दंड तथा पुरस्कार आदि देने का राज की अभिनय करता। यानी कि महापद्मानंद का राज्य था पाटलिपुत्र में, वहां पर धनानंद का अत्याचार इतना था तो सब लोग डरते थे उससे, महापद्मानंद से सभी लोग डरते थे। और वहां पर पिपली कानन के एक मौर्य सेनापति यानी कि चंद्रगुप्त के पिता, उनका घर कैसा था, वैभवहीन, यानी कि बहुत ही गरीब घर था वो। और वहां पर एक उस घर के सामने एक बच्चा खेल रहा था दूसरे बच्चों के साथ, तो वो उसने सभी को अपनी प्रजा बनाया जो खुद राजा बनाता, तो कभी किसी को घोड़ा बनाता, कभी किसी को हाथी बनाता और कभी किसी को दंड देता या कभी किसी को पुरस्कार यानी कि इनाम देता था। ऐसा सब नाटक खेल रहे थे। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे जिनका नाम था चाणक्य, यानी कि यहाँ जहाँ बच्चे खेल रहे होते वहीं पास से एक ब्राह्मण गुजर रहा है जिसका नाम है चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने इस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। बहुत ही बुद्धिमान, यानी कि उस समय में सबसे ज्यादा दिमाग वाले इंसान वो थे। और उस बालक को खेलते हुए वो देखते, उनके मन में कुतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा, यानी कि उनके दिमाग में कुछ सोच आ रही है, थोड़ा नया लग रहा है। और अब एक सोच आया, एक आइडिया आया कि मैं अब क्या करूं। उन्होंने ठीक ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, जैसे कोई होता है ना राजा के पास जाके मांगता है मुझे ये चाहिए, ऐसे ही ये सब बच्चे खेल रहे हैं, चंद्रगुप्त राजा बना है। तो उसी बीच नाटक में ये चाणक्य खुद वहां पर चले जाते हैं और क्या मांगते हैं, याचना यानी कि मांगते, प्रार्थना करते कि मुझे रिक्वेस्ट करते कि ये चाहिए कि राजन मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के पास जहां वो बच्चे खेल रहे होते वहां पर जाते हैं, क्या कहते हैं कि राजा मुझे दूध पीने के लिए यानी कि दूध के लिए मुझे गौ यानी कि गाय चाहिए, एक मुझे गाय दो तुम। बालक ने राजा की किसी उदारता का अभिनय करते हुए अपनी चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। तो बालक भी गाय चराने का काम करता था, वहीं आसपास कई गायें थी, तो वो भी एक राजा था, तो आज राजा होकर वो उदारता दिखाता है, राजा का अभिनय करता है, इसलिए वो राजा की तरह उदारता दिखाते हुए कह रहा है कि सामने चरती हुई गायों को दिखाकर कहते आपको इन गायों में से जितनी गायें चाहे वो आप ले लो। ब्राह्मण ने कहा राजा ये किसकी गाय है, वह मारने लगे तो ब्राह्मण भी समझता है, आचार्य चाणक्य भी जानते होते हैं कि ये बालक की गाय नहीं है, किसी और की ये गाय चरा रहा है। तो क्या कहते ये किसकी गाय है, अगर इसके मालिक मुझे मारने लगे तो मैं इनमें से कुछ गाय ले जाऊं और उसके मालिक मुझे मारने दौड़े तो बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, यानी कि कॉन्फिडेंस से कहा, सगर्व यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ कि किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने, यानी कि किसकी हिम्मत है, जो मैंने आपको आदेश दिया है मैंने आपको दे दिया तो मेरी बात कोई नहीं मानेगा, ऐसी हिम्मत किसी में नहीं है। जब मैं राजा हूं तब तक मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। तो क्या कहता है बालक चंद्रगुप्त कि जब मैं राजा बना हूं
तो मेरी बात सबको जरूर माननी पड़ेगी, कोई मेरी बात नहीं मानेगा ऐसा कोई नहीं कर सकता। आगे कहते हैं कि ब्राह्मण ने आश्चर्य से बालक से पूछा कि राजन आपका शुभ नाम क्या है। अब वो ब्राह्मण यानी कि चाणक्य उस बच्चे को पूछते हैं कि महाराज यानी कि राजा आपका शुभ नाम क्या है, आपका नाम क्या है, उसका परिचय पूछ रहे हैं वो। तब तक उसकी माँ आ गई, यानी कि जब ब्राह्मण ने उस बच्चे के साथ बातचीत की तो दूर से उसकी माँ ये सब कुछ देख रही होती है और वो डर जाती है कि ये बच्चा कुछ उलट पुलट बोल ना दे और ये ब्राह्मण जाके राजा को कुछ कह ना दे और मेरे बच्चे को दंड ना दे। इसीलिए वो वहां पर आ जाती है और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली कि महाराज यह बड़ा दुष्ट लड़का है, इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। वो चंद्रगुप्त की माँ, जिसका नाम ऐसा कहा जाता है इतिहास में, जिसका नाम था मुरा, मुरा नाम कहते थे, तो वो वहां पर आ जाती है और ब्राह्मण को हाथ जोड़कर नमन करती है, यानी कि आचार्य चाणक्य को नमन करके कहती है कि महाराज पंडित जी यानी कि ये बहुत दुष्ट यानी कि बदमाश लड़का है, आप इसकी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा और इसे दंड मत दीजिएगा, ये बदमाशी करता रहता है, बच्चा है, अगर इसने कुछ उलट पुलट बोला है तो आप इसे माफ कर दीजिएगा, इसे कुछ बोलिएगा नहीं। आगे कहते हैं ब्राह्मण ने कहा कि कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। अब देखो कोई भी जैसा होता है ना कि रास्ते पे पड़ा कोई हीरा होता है, आम इंसान उसे पत्थर समझ लेता है, लेकिन कोई जोहरी होता है ना जो हीरे की परख रखता है वही उसकी कीमत समझ पाता है, उसका मूल्य समझ पाता है। इसी तरह से अगर कोई टैलेंटेड इंसान होता है तो टैलेंट को जानने वाला ही उसे समझ पा रहा है। जैसे कि हम होते हैं, अगर हमें ज्यादा चित्र की समझ नहीं है, ड्राइंग की ज्यादा समझ नहीं है, अगर हम हमारे सामने कोई अच्छा ड्राइंग बना दे तो उसकी कीमत क्या हो सकती है वो हम नहीं समझ पाते, लेकिन जिसको ड्राइंग की गहराई से समझ है वही उसकी कीमत लगा सकता है कि इसको इतने में हम बेच सकते हैं, इतने इसका इतना मूल्य हम कमा सकते हैं। इसी तरह से कोई भी टैलेंटेड इंसान की परख एक टैलेंटेड इंसान ही उसे समझ सकता है। तो इसीलिए वो ब्राह्मण कहता है, चाणक्य कहता है कि कोई चिंता मत करो, ये बड़ा होनहार बड़ा होशियार बच्चा है, इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। क्या कहते हैं, इसकी मानसिक उन्नति यानी कि इसको और ज्यादा होशियार बनाने के लिए, मानसिक यानी मन से, होता है ना कोई बच्चे बड़े होशियार होते हैं लेकिन उसकी और उसका टैलेंट और निखर कब सकता है और कब बाहर आ सकता है, जब वो अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करे, उसको समझने वाले उसे गुरु मिले, टीचर मिले और उसे उसे समझाए सिखाए, तब होता है ना। मानो कि कोई बच्चा होता है छोटा, उसका गला बहुत अच्छा है, अच्छा गा लेता है, लेकिन अभी संगीत की उसे समझ नहीं है, लेकिन अगर वो किसी संगीत के गुरु के पास जाएगा तो उसे अच्छी तरह से गाना सिखाएंगे तो वो अच्छा नाम कमा पाएंगे। होते कोई बच्चे अच्छा डांस कर लेते हैं लेकिन अभी वो प्रॉपर उसे नहीं आता, कोई डांस टीचर के पास जाके प्रॉपर तरीके से सीखेंगे तो वो बड़ा नाम कमा पाएगा। इसी तरह से ये बालक बड़ा होशियार है, तो आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं, बड़ा होशियार है, तू किसी भी तरह से इसे राजकुल भेजा करो, तो इसकी मानसिक यानी कि ये जितना होशियार है इससे भी ज्यादा वो और होशियार होगा। उसकी मां रोने लगी और बोली, हम लोगों पर राजकोप है और हमारे पति राजा की आज्ञा से बंदी किए गए हैं। अब वो आचार्य चाणक्य को ये सारी बातें पता नहीं होती है चंद्रगुप्त के विषय में, तो वो चंद्रगुप्त की माँ को कहते हैं कि इसे राजकुल भेजो, राजा की जो विद्यालय होती है वहां पर भेजो। तो उसकी माँ हाथ जोड़कर कहती कि हम पर राजकोप है, यानी कि राजा हम पर बहुत गुस्से में है और
हमारी माँ को, हम यानी कि हमारे पति को उसने गिरफ्तार यानी कि जेल में बंदी किया हुआ है, तो हम इसे वहां पर भेज सकते नहीं। ब्राह्मण ने कहा, यानी कि ये सारी बात सुनकर चाणक्य समझते हैं कि ये बच्चा राजकुल ऐसे नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसके पिता को राजा पसंद नहीं करते, जेल में डाला हुआ है, कैद किया हुआ है। इसीलिए अब वो आगे कहते, ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। तो आचार्य चाणक्य बहुत दिमाग वाले होते हैं, वो कुछ ना कुछ सोच लिया होता है उन्होंने। तो क्या कहते हैं, बालक का कुछ बुरा होने वाला नहीं है, तुम इसे अवश्य यानी कि जरूर राजकुल तुम भेजो, इसे यहां पर रखना नहीं है। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वह चला गया। यानी कि ये इतना कहकर यानी कि चंद्रगुप्ती माता के साथ इतनी बात करके वो ब्राह्मण चंद्रगुप्त को आशीर्वाद देके वहां से चले जाते। उसकी मां बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। तो अब जब आचार्य चाणक्य वहां से चले गए, तो चंद्रगुप्त की माता मुरा को उसकी बात थोड़ी सोचते अच्छा लगता है कि चलो इसे एक बार हम कोशिश करते, राजकुल ले जाते। तो वो डरते डरते राजा की सभा में वो वहां पर बच्चे को लेकर पहुंचती है। आगे, महापद्मानंद एक निष्ठुर, मूर्ख और त्रासजनक राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। अब देखो, महापद्मानंद यानी कि उस समय पाटलिपुत्र पटना में किसका राज्य था, तो वहां पर राज्य था महापद्मानंद, जिसे मैंने शुरुआत में बताया धनानंद, उसका एक दूसरा नाम था धनानंद। तो वो राजा कैसा था, तो कि निष्ठुर था। निष्ठुर यानी कि जिस पर दया ही नहीं, जिसके अंदर कोई दया नहीं है। अगर वो किसी को मारना चाहे तो सोचेगा भी नहीं, किसी को भी किसी वक्त मार देगा। मूर्ख था यानी कि ज्यादा समझदार नहीं था, कुछ भी कर लेगा। और त्रासजनक, अपनी प्रजा पर, अपने लोगों पर अलग अलग तरह से त्रास डालता था। यानी कि वो देखो, ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि महापद्मानंद को धन की बहुत ही चाह थी, पैसा कमाना बहुत चाहता था, इसलिए इसका एक नाम पड़ा था धन। धन यानी कि पैसा, और उससे उसे आनंद आता था, खुशी मिलती थी, इसीलिए उसका एक नाम था धनानंद। धन से जिसे आनंद आए उसी को कहते हैं धनानंद। तो वो अपने प्रजा पर किसी भी तरह का कर डाल देता था, यानी कि पैसे, टैक्स लगातार मांगता रहता था। कोई कोई तो प्रजा अपने घर खाने को भी नहीं चाह पाती थी और उसे टैक्स देना पड़ता था, घर पे खाना नहीं है लेकिन उसे धनानंद को देना पड़ता था। यानी कि अलग अलग तरीके से प्रजा पर वो टैक्स डालकर, कर डालकर प्रजा को त्रास देते थे, पीड़ा देते थे, परेशान करते थे। उनकी राज्यसभा बड़े बड़े चापलूस और मूर्खों से भरी रहती थी। अब देखो, धनानंद ऐसा था, बहुत ही मूर्ख था, बहुत ही पैसे का लालची था और दयावान भी नहीं था। इसीलिए उसकी सभा में भी ऐसे लोग थे जो धनानंद की बुरी बातों को भी अच्छा अच्छा ही कहते थे कि वो आपकी बात बहुत ही ठीक है। कोई भी प्रजा में, या नहीं कि उसकी सभा में जितने भी लोग बैठते थे वो सारे धनानंद को बहुत ही महान राजा बताते थे, आप बहुत अच्छे, आप बड़े ज्ञानी हैं। धनानंद अगर कुछ मूर्खता पूर्ण काम भी करे ना, तो भी उसे कहते थे आपके जैसा कोई राजा है ही नहीं। ऐसे चापलूस, यानी कि उसकी चापलूसी का किया करते थे, ऐसे राजा थे। और उनकी सभासद भी थे नहीं, यानी कि उनकी सभा में बैठने वाले वो भी लोग ऐसे ही थे। यानी कि धनानंद अगर कुछ बुरा भी करे ना, तो उनको कोई कहने वाला वहां पर था नहीं। तो ऐसे चापलूसों से उनकी सभा भरी हुई थी।
क्यों? क्योंकि वो धनानंद, देखो उसको कोई अगर बुरा बोलेगा तो धनानंद तुरंत ही उसे मारने का आदेश दे देगा। तो सभी लोग उससे डरते थे और उनकी सारे सभासद यानी कि उनका मंत्री, उनके सेनापति या जो भी हो, उनकी सभा में बैठने वाला, सब जो धनानंद कहे वो ठीक, अगर धनानंद कुछ गलत कहे तो वो गलत, ऐसे हाँ में हाँ मिलाने वाले, ऐसे सभी लोग वहां पर बैठते थे। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसी के लिए वह तरह तरह के उपाय रचते थे। देखो उस समय में जितने भी राजा थे भारत में, वो हर एक दूसरे राजा में कितनी शक्ति है, कितनी बुद्धि है, ये सारी बातें जानने के लिए क्या करते थे कि अपने यहाँ से कोई परीक्षा लेने वाला उस दूसरे राज्य में भेजते थे, ताकि पहचान सके कि इन राजा के पास कितना दिमाग है, कितनी शक्ति है, ये सारी बात वो समझ सके। तो हर एक राजा एक दूसरे की बल और बुद्धि की परीक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ अलग तरीके अपनाया करते थे। उसी समय एक जब बालक मां के साथ राजसभा में पहुंचा तो किसी राजा के यहां से नंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के पिंजरे में मोम का सींग बनाकर भेजा गया था और उसके साथ यह कहलाया गया था कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। यानी कि जब अपनी मां के साथ चंद्रगुप्त राजसभा में पहुंचा, उसी समय दूसरे राजा के वहां से कोई एक इंसान बड़ा सा पिंजरा लेकर उस राजसभा में पहुंचा और उस राजा ने एक चुनौती पेश की धनानंद की, यानी कि महापद्मानंद की सभा में, कि इस पिंजरे को खोले बिना इस सिंह को बाहर निकाल लेना है, पिंजरे को खोलना नहीं है, पूरी तरह से पिंजरे को खोला जाएगा नहीं, कहीं से भी नहीं, ऊपर से, आगे से, पीछे से, कहीं से भी पिंजरा खोला जाएगा नहीं और इस सिंह को बाहर निकाल लेना है। ऐसी चुनौती पेश की, एक आप ऐसे कह सकते हैं, एक उन्होंने एक पहेली वहां पर पेश की कि पिंजरे को हाथ लगाए बिना, पिंजरे को खोले बिना इस सिंह को पिंजरे से बाहर लाना है। तो ये सारी बातें चंद्रगुप्त और उसकी मां भी वहां पर थी, तो वो देखते, और राजा की सभा में भी बहुत सारे लोग थे और राजा खुद भी वहां पर थे और वो भी सोचते कि इसको किस तरह से निकाला जाए। तो ये सारी बातें वो सोच रहे थे।